चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कौन से कलर का लाइट यानी कि फोटोन प्रोड्यूस करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। तो जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू से दो काम करने होते हैं, कुछ पार्ट उसका जाता है वर्क फंक्शन में और जो रिमेनिंग है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इसने चेंज नहीं होना गिवन मटेरियल के लिए, ये तो कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये तो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी फॉर अ गिवन मेटल, वो कलर वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इन सभी में जो वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी वायलेट कलर वाले फोटोन से सबसे ज्यादा मिलेगी। होप के क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर आना था 2, वायलेट। हाँ जी, अनन्या के मार्क्स नहीं आए। अच्छा ठीक है अनन्या, मैं चेक कर दूंगा बाद में भी, कोई बात नहीं। तो वायलेट वाला आंसर आना था बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको हटाते हैं अब। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड आपको गिवन है 7.286 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ या चार्जेस की वेवलेंथ निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। एक तो h बाय एम वी, एम वी को मोमेंटम, मोमेंटम को 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लास्ट फॉर्मूला था h अपॉन 2m इंटू जिस चार्ज को आपने एक्सेलरेट किया स्पीड इंक्रीज करने के लिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अंडर उसको एक्सेलरेट किया। ये 4 फॉर्मूले थे। और इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी था। अगर हमें ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट पे एक्सेलरेट हुआ तो आप ये भी लगा सकते थे। तो 4 फॉर्मूले फॉर एनी चार्जेस और एक स्पेशल फॉर्मूला अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता हो कितने वोल्ट पे एक्सेलरेट किया, तो ये भी लगा सकते थे लास्ट फॉर्मूला। पर अभी हमें स्पीड दी है तो स्पीड वाला रिलेशन तो बेटा पहला ही है, तो जस्ट फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे h अपॉन एम वी। बाकी थी कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास यूज करना था आपको। बाकी वेलोसिटी गिवन थी और h का वैल्यू आपको पता है 6.63 10⁻34। रिमेनिंग इज कैलकुलेशन। आप चाहें तो आंसर को आप छोड़ सकते थे मीटर में। तो मीटर में आंसर आ रहा था 10⁻⁹ मीटर, अगर ऐसा लिखेंगे। अच्छा नहीं, एंगस्ट्रॉम में पूछा है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। तो एंगस्ट्रॉम में हमें चाहिए 10⁻⁻10। तो -10 बनाने के लिए एक पावर माइनस एक पावर प्लस। जो प्लस वाली पावर है उसको आगे लिख लो 10⁻1, और ये जो -9 -1 बन के -10 बना उसको बाद में लिखो। और 10⁻⁻10 को लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, तो आंसर आएगा 10 एंगस्ट्रॉम। तो कईयों ने कोशिश तो की, कुछ का 100 आंसर आ गया, कुछ का 20 भी आ गया। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बाकी फॉर्मूला तो मोस्टली बच्चों को आता ही था। चलो एक बार मैं पॉज कर रहा हूं, जिसका गलत है नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हमें वेरिएशन बिटवीन कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी गिवन थी। अगर आपको याद हो कट ऑफ वोल्टेज की इक्वेशन VC इक्वल टू h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी,
माइनस एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बाय ई। ये इक्वेशन थी। स्लोप था ग्राफ का एच बाय ई, तो स्लोप तो बेटा कोई भी मेटल हो एच बाय ई ही रहेगा। इसका भी स्लोप एच बाय ई है, दोनों का एच बाय ई है स्लोप। ये जो पॉइंट था जहां पे ग्राफ ना कट ऑफ वोल्टेज जहां पे 0 हो जाती है, इस पॉइंट को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ए ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे था, बी राइट हैंड साइड पे था। दैट मींस ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू डॉट ए, वो है कम और न्यू नॉट बी ज्यादा है। तो क्वेश्चन था कि कौन से मटेरियल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हायर है, हायर बताना था। तो आंसर था बेटा इसका बी। बी हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्क किया हो ना, ये मैं लेफ्ट वाले डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही है। बी केयरफुल। हाँ, अगर पूछा होता कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका ज्यादा है, विच वन हैज हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर इसको मैंने लिखना था एच सी बाय लेमडा, पहले लेमडा नॉट ऑफ ए, और इधर मैंने लिखना था एच सी बाय लेमडा नॉट ऑफ बी। एच सी कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये आना था कि बी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है स्मॉलर और ए का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लार्जर। तो दो तरह से क्वेश्चन आता है, कई बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा होता है, फिर तो जिसका ग्राफ राइट हैंड साइड पे आके मिल रहा है ना फ्रीक्वेंसी एक्सिस को, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी तो आंसर था बी, बी हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आंसर आना था। बट अगर वेवलेंथ पूछा होता किसकी ज्यादा है थ्रेशोल्ड, तो वो ए की है। तो टेक केयर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए फटाफट नोट डाउन जरा। है ये ना, तीन टेक्निक्स को यूज करके बेटा सॉल्व होता है। पहला आपको नॉलेज होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है, पहला जो आपका सो कॉल्ड एबिलिटी जो टेस्ट करता है क्वेश्चन ये। दूसरा है कि इस ग्राफ के लिए फॉर्मूला कौन सा है, और तीसरा आपके आईक्यू को भी टेस्ट करता है। तीन चीजें अगर आपकी सही होंगी तो सिर्फ एक नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन लेकिन 5 स्टार क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है उसके लिए जो इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट अगर c मिसिंग हो तो ग्राफ फिर सेंटर में से क्रॉस करता है, ओरिजिन में से। तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब y एक्सिस पे ना 1/√v है और इधर लैम्डा है, तो लैम्डा और 1/√v का जो रिलेशन है वो था h अपॉन रूट ऑफ 2m/q_v। मैंने v को अलग कर दिया, यानी कि 1/√v को अलग लिख दिया, और रिमेनिंग जो कॉन्स्टेंट्स थे 2m/q_h ये सारे मैंने अलग ब्रैकेट में डाल दिए। बट पंगा ये है कि y एक्सिस पे ना 1/√v है, तो मुझे 1/√v लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेमडा मेरे को लिखना है राइट हैंड साइड पे, और बाकी जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे डालने हैं। तो समझ गए होंगे, ये रूट ऑफ 2m/q तो आएगा न्यूमरेटर में, इसको इधर लेके जाना है और h को नीचे लेके आना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला जिसके थ्रू ये ग्राफ बना। 1/√v इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट इज 2m/q square root by h।
अब इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो हमें दिया है बेटा, देखो ना तो टू चेंज होगा, टू कांस्टेंट है, दोनों पार्टिकल्स का चार्ज भी सेम है, ये भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, एच है ही प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो स्लोप जो है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो जिस ग्राफ का ये एंगल छोटा होता है, जैसे मान लो ये 30 है, ये 60 है, जितना एंगल बड़ा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा। याद होगा ना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता था। तो थीटा बड़ा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। तो स्लोप जो है वो ग्रेटर है, स्लोप इज ग्रेटर फॉर ए एंड लेसर फॉर बी। तो स्लोप ऑफ बी इज लेसर देन स्लोप फॉर ए। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ बी इज लेसर देन स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ ए। स्क्वायर कर दो बेटा, यानी बी का मास ए से कम है। यह निकालना था ए और बी में से कौन सा पार्टिकल छोटे मास का है। हाँ समझ आ गया होगा मेरा ख्याल है, मैं दोबारा बता देता हूँ। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आएगा, उसके लिए इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट ग्राफ पास हो रहा है ओरिजिन में से, इसलिए c को उड़ा दो। अब आपके पास बचा y इज इक्वल टू एम एक्स। अब y की जगह आपने 1/√v लेके आना है, x की जगह आपने लेमडा लेके आना है। और लेमडा का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज h अपॉन रूट ऑफ 2m/v। यही वाला फॉर्मूला यूज करिए। 1/√v को राइट पे लेफ्ट में रखिए, लेमडा को राइट पे लेके जाइए, कॉन्स्टेंट्स को जो कि स्लोप बनेगा उसको भी राइट पे ले जाइए। अब आगे क्वेश्चन जो है वो IQ बेस्ड है कि आप कितना जल्दी पहचानते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ पे रहेगी और स्लोप जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। चलो फटाफट नोट डाउन करिए। लेमडा का फॉर्मूला 1/√v जो है उसको अलग कर लो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड। तो ये एक तरह से y हो गया आपका, ये x हो गया और ये हो गया स्लोप। तो टू कांस्टेंट है, चार्ज दोनों का सेम है कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट। तो स्लोप कम मतलब मास कम। तो हमें कम वाला निकालना था, किस पार्टिकल की मास कम है, तो जिसका स्लोप कम है। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोसेल का, उसमें क्या चेंज आएगा अगर हम डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड फोटोसेल उसको डबल कर दें। तो ऐसा है कि फोटोसेल पे जो अमाउंट ऑफ लाइट है, या ऐसे कह लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना कैथोड पे जो पड़ेगी, वो अगर हम सोर्स को डबल डिस्टेंस पे ले जाएंगे, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये पहले डिस्टेंस r पे था, अगर इसको 2r पे कर देंगे तो उससे सिर्फ क्या चेंज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनफैक्ट 1/4 हो जाएगी इंटेंसिटी, 1/4 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी रह जाएगी। बट इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है एंड डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जब हमने लाइट का कलर नहीं चेंज किया, जब सोर्स यहाँ पे था तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, जब मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तब भी फ्रीक्वेंसी तो सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कट ऑफ वोल्टेज वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो भी सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम रही, दैट मींस कट ऑफ वोल्टेज भी सेम। इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी सेम रहेगी। आंसर नो चेंज।
हाँ जी, नोट कर लीजिए बेटा इसको भी। 6th क्वेश्चन में एक तो आपको ग्राफ बनाना था फॉर वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, यानी कि एनोड का पोटेंशियल V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करना था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेकिन इंटेंसिटी सेम। इंटेंसिटी सेम होगी तो बेटा जो फाइनल करंट है, जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, वो तो आएगा सेम दोनों फ्रीक्वेंसीज का। लेकिन जो कट ऑफ वोल्टेज है ये वाली, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ वोल्टेज भी ज्यादा आता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ज्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इन विच केस स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी हायर एंड व्हाई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है V2 ग्रेटर देन V1 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू1 या न्यू2 लिख लीजिए, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। तो सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ही प्रोपोर्शनल है, तो सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी 1। दैट इज व्हाई उनको ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए वोल्ट भी ज्यादा चाहिए। तो कट ऑफ वोल्टेज V2 वुड बी ग्रेटर देन V1। चलिए नोट डाउन। 7th क्वेश्चन वैसे तो इजी क्वेश्चन था बहुत, और मोस्टली बच्चों का ठीक भी है, तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है इसकी। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कट ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.5 वोल्ट है। तो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो E इंटू कट ऑफ वोल्टेज होती है। E इंटू कट ऑफ वोल्टेज अगर जूल में लिखनी है तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही काम करना था। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हाँ, अब अगर यहाँ पे पूछा होता कि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए कितना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी करना है। उस केस में ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जितने वोल्ट से वो रुकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कुछ बच्चों ने ऐसे भी निकाला, उनको भी मार्क्स मिल गए। कुछ ने ऐसे निकाला, उनको भी मार्क्स दे दिए गए। दोनों ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 412.5 नैनोमीटर। उसको हमने डाला 3 मेटल्स पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम। लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की थी सभी पे। किसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। वर्क फंक्शन आपको दिए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.92, 2.15, 3.20, 4.17, और काफी बच्चों का आंसर ठीक भी है। तो आपने क्या करना है कि जो अपने फोटोन्स है ना, उनकी पहले आपने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे पहले।
तो एच सी बाय लैम्डा फॉर्मूला होता है अगर आपको एनर्जी निकालनी है इन जूल, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई से और डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू मैंने आपको बोला था, याद कर लेना, 12,400, थोड़ा आसान रहता है इससे। यूनिट था इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। नीचे वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लिखिए, एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो इसको 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होगी। एंगस्ट्रॉम से एक्सट्रॉम कैंसिल, ये रफली अप्रोक्सीमेटली 3 पे कैंसिल होगा नियरली। तो कईयों ने पूरा पूरा निकाला हुआ, आई थिंक 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसी तरह जैसे फिल्म देखने जाना है बेटा, फिल्म में जो टिकट काउंटर है, सबसे पहले तो टिकट कितनी पड़ेगी ना, तो टिकट जो है वो 200 रुपीज की है। तो जिसकी जेब में बेटा 200 या उससे ज्यादा होंगे ना, वो थिएटर के अंदर जाएगा। जिसकी जेब में पैसे कम होंगे 150 रुपीज, वो फिल्म देखने नहीं जा सकता। उसी तरह से तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से दो काम होने हैं, वर्क फंक्शन भी उसी से सॉल्व होना है, और जो बाकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। हाँ, शेयर नहीं हुआ, कोई बात, मैं दोबारा दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 था, एक फोटोन है वेवलेंथ 412 नैनोमीटर का, वो बारी बारी से सोडियम पे, पोटेशियम पे, कैल्शियम पे और मॉलिब्डेनम पे आके स्ट्राइक करता है। इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनके वर्क फंक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपने एच सी बाय लेमडा करेंगे तो फोटोन की एनर्जी आ जाएगी जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ई से और डिवाइड कर देंगे। एंड आई टोल्ड यू एच सी बाय ई का वैल्यू जो है वो 12,400 लिखना है अप्रोक्सीमेट। वेवलेंथ को नैनोमीटर में है ना, उसको इंटू 10 और कर लो तो वो एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाएगी। डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इतनी एनर्जी है फोटोन की। अगर ये एनर्जी, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सोडियम में से भी निकलेंगे, पोटेशियम में से भी निकलेंगे। बाकी के दो वर्क फंक्शन फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है, तो इन दो में से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। 9th क्वेश्चन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल जिसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, उनको डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर एक्सेलरेट किया ताकि उनकी वेलोसिटी सेम हो जाए, v सेम। तो प्रोटॉन का वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ, इनका आपस में रिलेशन निकालिए। तो वेलोसिटी के साथ तो एक ही फॉर्मूला था, h बाय एम वी। h अपॉन प्रोटॉन का मास आएगा m, वेलोसिटी दोनों की सेम है v। और अल्फा पार्टिकल के लिए भी h सेम, वेलोसिटी उसकी भी सेम। बट अल्फा पार्टिकल में अगर एक प्रोटॉन का मास है m, तो इन सभी का मास होगा बेटा m m m m। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज्यादा फर्क नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो होता है 4m। बस इतना ही करना था बेटा, h कैंसल एम वी कैंसल, ये 4 जाएगा ऊपर 4/1। तो आपको लिखना था प्रोटॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, वो इक्वल टू 4 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आंसर लिखना, दैट्स ऑल। चलिए, मुश्किल नहीं है मुझे लग रहा है, नोट डाउन करिए। टेबल बनाया था हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए, मास का वैल्यू पता होना चाहिए।
प्रोटॉन का चार्ज E, मास m, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज E, लेकिन मास तो न्यूट्रॉन का भी लेना है 2m। अल्फा पार्टिकल में चार्ज आएगा 2e, 2e आना था, दो प्रोटॉन्स का चार्ज 2e और मास आएगा 4m। ये बेटा रिजल्ट कई जगह यूज होगा फिजिक्स में। 10th क्वेश्चन, सीजियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन इज 2.14। उस पे एक लाइट डाली गई जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। निकालनी है एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, दूसरा निकालना है कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, एंड थर्डली आपको निकालना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला काम तो ये करिए कि आप ना फोटोन की एनर्जी निकालिए क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फ्रीक्वेंसी दी हो तो एच न्यू, अगर जूल में निकालना है, और अगर निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बाय ई और कर दीजिए। चलो इसको जरा सॉल्व करके बताइए पहले क्या आता है चैट बॉक्स में। फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 पावर 14 और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8, 2 पे कैंसल, आराम से आंसर आ जाना चाहिए, ज्यादा पंगा नहीं है कुछ। 6.63 का डबल इंटू 10 पावर, अलग अलग कर लो पावर सारी, 34, 14, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रह गया, गलती कर दी थोड़ी सी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना था, मिस्टेक। एक मिनट ठीक कर ले इसको। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड, नंबर्स को अलग मैनेज करो, 10 के पावर्स को अलग मैनेज करो। हाँ जी सॉल्व कर लिया आपने। ये 10 पावर बेटा ये बन गया 33, तो बेसिकली -1, इधर पॉइंट हटा के नीचे भी एक पॉइंट आओ, एक नीचे 0 आएगा, एंड सॉल्व कर दो। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करिए, और कट ऑफ वोल्टेज, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होती है उतने ही वोल्ट का कट ऑफ पोटेंशियल भी चाहिए, तो सीधा ही 0.345 वोल्ट। चलिए अब लास्ट पार्ट है कि आपको वेलोसिटी भी निकालनी है। उसके लिए हाफ mv² इज इक्वल टू एनर्जी काइनेटिक इन जूल, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो इसको बेटा ई से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो v² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.345 1.6 10 पावर -19, 2 को ले गए ऊपर, और इलेक्ट्रॉन का मास यानी 9.1 10 पावर -31 से डिवाइड, ये v का स्क्वायर था। v निकालने के लिए इसका बेटा लेंगे रूट, 10 के पावर फिर से सारे अलग अलग कर दो, 10 पावर -19 ऊपर जाके +31, और बाकी के जो नंबर्स हैं उनको अलग सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 16 इंटू 2 करेंगे 32 इंटू 0.325 डिवाइड बाय 91, और बाद में रूट भी लेना है, बाद में रूट भी चाहिए। चलो अब जरा सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आता है, इसका रूट अलग से ले लेना, ये आराम से निकल आएगा। सो सॉल्व करने पे आएगा 3.32, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया है, 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ कईयों ने नेट से आंसर भी कॉपी करके डाल दिया है, उनका 332 किलोमीटर पर सेकेंड आया,
बट मैंने कभी नहीं लिखवाया किलोमीटर पर सेकेंड, रिक्वायर्ड भी नहीं था, बट नेट पे लिखा हुआ था इसलिए बच्चों ने लिख दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत मारिए बेटा, आपका नुकसान होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। Light of intensity I and frequency nu falls on a photosensitive surface and it results into photoelectric emission. What is the effect on anode current, यानी photoelectric current पे क्या इफेक्ट होगा अगर इंटेंसिटी को सडन ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे? बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने पे बताया था आपको, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड बढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज होता है। एक ग्राफ भी अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, करंट का वेरिएशन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं ऐसे। कोई लाइट नहीं मतलब कोई करंट नहीं, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट पे क्या इफेक्ट आएगा जानते हैं आप? जो हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े उसमें पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा है कि एनोड का वोल्टेज बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है? तो वो आपने देखा जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट बढ़ता जाता है लेकिन एंड में जाके वो सैचुरेट हो जाता है। रीजन, पहले इंक्रीज होगा फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, उसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ बेटा फिर से आपको, वैसे डिस्कस हुआ था। डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक फिक्स नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड यहाँ पे पहुंचते हैं कैथोड पे, और फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्लो होते हैं कुछ फास्ट होते हैं। तो फास्ट वाले जल्दी पहुंचना शुरू हो जाते हैं एनोड पे, स्लो वाले कई बार नहीं पहुंच पाते। बट जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज 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 करते हो तो जो स्लो वाले हैं ना वो भी पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बट एक मोमेंट ऐसा आता है जब स्लो फास्ट जितने भी है सारे पहुंचने शुरू हो जाते हैं। जब स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन भी पहुंचना शुरू हो गया उसके बाद अब हमारे पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हम नंबर को और इंक्रीज कर सके, तो नंबर फिर इसके बाद बेटा कांस्टेंट रहेगा, तो करंट भी बाद में कांस्टेंट हो जाता है यानी कि सैचुरेट हो जाता है। तो हर एक केस का आपको एक्सप्लेनेशन भी देना था, तो थर्ड पार्ट काफी बच्चों ने गलत किया हुआ है, सो बी केयरफुल। पहले करंट इंक्रीज देन बिकम्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने का कारण है कि जो स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड पे पहुंचना शुरू हो गए। चलो फटाफट जरा नोट डाउन भी करेंगे अलोंग विद रीजंस। 12th क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको v वोल्ट पे एक्सेलरेट किया, वो एनर्जी उतनी ही है जितनी एक फोटोन whose wavelength is 5460 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी? तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में hc/e लैम्डा, और मैंने आपको बोला था hc/e का वैल्यू 12,400। उसको आप वेवलेंथ को लेकिन एंगस्ट्रॉम में बेटा लिखना है, तो एक जीरो और आएगा, डिवाइड कर दीजिए, एंगस्ट्रॉम में लिखना है वेवलेंथ को, तो ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। hc/e का वैल्यू
12,400 पुट करेंगे, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो आपका एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। चलो अभी चाहे इसको सॉल्व मत करिए आप, इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की भी है। ओके, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना ही होगा। ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, चलो 124 546 इतने वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो यही एनर्जी बन जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने का तरीका आपको बताया था, 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब इसके आगे आप क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है, कई सारे तरीके हैं। डिवाइड कर लो, रूट लेके मल्टीप्लाई कर लो, और दिशा ने जो बेटा ने किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा इजी मेथड था, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे जरा अपना पूरा करिए, कैलकुलेटर यूज करना, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई बात नहीं। चलिए मैंने दोनों मेथड दिखा दिए, स्टूडेंट्स ने कैसे सॉल्व किया वो भी दिखा दिया मैंने आपको। तो अगर ई से नहीं डिवाइड करना, वेवलेंथ को मीटर में चेंज करके और मोमेंटम निकाल लो, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको आगे सॉल्व कर लो बेटा, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए होप फिनिश कर लिया होगा सभी ने, काफी बच्चे भाग गए हैं क्योंकि उनको टेस्ट नहीं दिया, तो टेस्ट सुनने में भी क्या मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। आसान था, पहला क्वेश्चन तो था, मैंने कर दिया वैसे एक्सप्लेन के फोटोइलेक्ट्रिक करंट एक खास वोल्टेज के बाद सैचुरेट मतलब कांस्टेंट क्यों हो जाता है, बाद में ग्राफ सीधा क्यों आता है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब सबसे जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो तो शुरू में पहुंच जाते हैं, जो स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो भी पहुंचना शुरू हो गए एनोड पे, उसके बाद और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास अवेलेबल नहीं है जो कैथोड से निकल के एनोड पे आ सके। तो फिर जैसे मार्क्स जो है ना, बच्चे ने मेहनत की 29 आ गए, और मेहनत की 30 आ गए, जब सभी क्वेश्चन के नंबर ले लिए बेटा, फिर और मेहनत करने से अब सोचे कि 31 आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स ही 30 थे ना, 31 थोड़ी हो जाएंगे। उसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले अगर हमने सभी कैप्चर कर लिए तो और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो करंट उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। चलो इसके बाद कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि वो ना फिगर में क्लियर नहीं पता चल रहा कि 3 वाला ग्राफ कौन सा है, 2 वाला कौन सा है। तो ये जो मैंने डार्क कर दिया ऊपर वाला, ये 3 है, और नीचे जो लाइट वाला है वो 2 है, दिस वन इज 2। तो हमें आइडेंटिफाई करना था दो पेयर्स जो कि डिफरेंट मटेरियल के लिए है बट सेम इंटेंसिटी के लिए। मटेरियल डिफरेंट होगा तो कट ऑफ वोल्टेज भी डिफरेंट आएगा, इंटेंसिटी सेम है तो हाईएस्ट करंट सैचुरेटेड करंट सेम आएगा। तो आंसर आना था एक 1 एंड 3, दूसरा आंसर आना था 2 एंड 4। 2 एंड 4 एक ही जगह पे जाके मिलते हैं सैचुरेशन में, 1 और 3 एक ही जगह पे जाके मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वाइट कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली बोथ इन योर बोर्ड एग्जाम, जेई, नीट, सब जगह आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, derive Einstein's equation of photoelectricity. सॉरी, और लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी उससे एक्सप्लेन करने थे। इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन था, पहले भी डिस्कस हो चुका है।
मैंने आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ ना शेयर कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हैं तो लिख लो। तो क्वेश्चन में पहले तो इक्वेशन डराइव करनी थी, आइंस्टीन्स इक्वेशन। उसके लिए आपको लिखना था कि जो फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, वो दो जगह यूज होती है, कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में जाता है और कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हुई थ्रेशोल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इसको 0 पुट करेंगे, न्यू को न्यू नॉट पुट करेंगे, तो वर्क फंक्शन आ जाएगा एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट लिख दो, जो इक्वेशन आ गई इसी को बोलते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी, एक नंबर। और बाकी जो लॉज हैं उनका एक्सप्लेनेशन देना था। तो पहला पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से बड़ी होगी ना, तभी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर लेस देन 0 नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। दूसरा पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं, वो दिख ही रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे जैसे जैसे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। थर्ड पॉइंट था फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता। बेटा फ्रीक्वेंसी ये है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं ना कि इस एनर्जी से हम 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक से एक ही निकलना है। तो अगर आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाएंगे ना, इंटेंसिटी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी करंट को डिसाइड नहीं करती। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसका इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज बेसिकली कि जो कोलिजन होती है कोई भी, उसमें एनर्जी एक्सचेंज में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं होता ये पॉइंट, ये इक्वेशन सिर्फ 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है। फोर्थ पॉइंट जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कोलिजन्स में है। तो कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। चलिए अब मैं बाकी क्लोज कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है बेटा मैं आपका माइक अनम्यूट के लिए अलाउ कर रहा हूँ, यू कैन आस्क।